Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के एक और एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। बेसिकली हम एक बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और जिसको फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये पानी से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है। तो अब सवाल ये है कि इस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो टाइटल क्या शो करता है, वाटर इज सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि ये जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में आ रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलीज होकर, तो ये पानी से आती है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये पानी से आती है, इसको आज हमने प्रूव करना है मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो साइंटिस्ट ने किए, और उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट की बुनियाद पे ये जो हाइपोथेसिस है ये प्रूव हुआ है। ऑक्सीजन हाइपोथेसिस क्या है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, पानी से आती है। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और यही वो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। नीड फॉर बाय अदर ऑर्गेनिज्म दस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है और इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। और ये जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हम जानते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हमें ज़िंदा रखती है। ये वाला हाइपोथेसिस के पानी टूटता है ऑक्सीजन निकलती है, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को पेश किया उसका नाम है वेन नील, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने सबसे पहले ये हाइपोथेसिस दिया, और दिया कब, 1930s में। ऐसे 1931 में इसने ये हाइपोथेसिस दिया था। उसने एक बात कही कि जब पानी प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो पानी को तोड़ते हैं और उसकी हाइड्रोजन अलहदा कर लेते हैं, ऑक्सीजन अलहदा कर लेते हैं, हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में आती है। तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें, इसके हाइपोथेसिस वो क्या है, प्लांट स्प्लिट द वाटर, प्लांट जो है पानी को तोड़ते हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, उससे हाइड्रोजन को अलहदा करते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, एंड दस रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ जो ऑक्सीजन बनती है वो पानी के टूटने से आती है, और यही वो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। का जो हाइपोथेसिस है, अब जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस बायोलॉजिकल मेथड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बायोलॉजी में रिसर्च होती है वो एक सीक्वेंस के साथ होती है। तो हाइपोथेसिस दूसरे नंबर पे आता है, और हाइपोथेसिस को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो जब वेन नील ने हाइपोथेसिस पेश किया तो उसने जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की होगी जिसकी बुनियाद पे उसने अपना ये हाइपोथेसिस पेश किया। बेसिकली उसकी ऑब्जर्वेशन उन बैक्टीरियाज के ऊपर थी जो कार्बन डाइऑक्साइड तो इस्तेमाल करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, लेकिन वो आम तौर पे पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनमें ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती। तो उसने ये कहा कि ये बैक्टीरिया, अब ये हमने पहले भी डिस्कस हुआ है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बजाय पानी के H2S इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बनते हैं लेकिन साथ सल्फर रिलीज होते हैं, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो इसका जो हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन हिज इन्वेस्टिगेशन, तो उसने पूरी तहकीक की और उस तहकीक की बुनियाद पे इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया ऑन फोटोसिंथेसिस कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ
कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होना और फिर ऑक्सीजन रिलीज ना होना, तो ये बात क्लियरली शो कर रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती तो इन बैक्टीरिया में भी इसको रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि इन बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। अब उसने एक हाइपोथेसिस तो पेश कर दिया, अब उसको जब तक कंफर्मेशन उसकी नहीं होती तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बाद में आइसोटोप्स के ऊपर रिसर्च हुई, तो आइसोटोप्स के ऊपर जब रिसर्च हुई तो आइसोटोप्स की मदद ली गई इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलती जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो आइसोटोपिक कन्फर्मेशन में जो नील ने हाइपोथेसिस पेश किया था, इस लेटर हाइपोथेसिस क्या था कि पानी टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, ये इसका हाइपोथेसिस है। इज लेटर कंफर्म्ड, इसको बाद में कंफर्म किया दो साइंटिस्ट जिनका नाम है रूबन एंड कैमिन। उन्होंने 1941 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में आइसोटोपिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया। आइसोटोपिक ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, वैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, O16 है, O17 है, O18 है। नेचर में अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 97% O16 है, जो हमारी कॉमन ऑक्सीजन वो O16 है। ये दो, इनको हम आइसोटोपिक ट्रेसर या आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। इसकी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 2.5% है और ये तकरीबन 0.5% है। ये हम तो सबसे ज़्यादा हमारे पास O16 वाली है, उसके बाद O18 वाली है, फिर O17 वाली। इस वजह से एक्सपेरिमेंट में O16 तो वैसे ही नेचर में पाई जाती है, O18 वाली इस्तेमाल की गई क्योंकि ये नेचर में O18 O16 के बाद आती जी। लेबॉर्ट्री में ऐसा वाटर तैयार किया गया, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की गई जिसमें O18 मौजूद थी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन जिसमें O18 वर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। वैसे जो हमारा नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन 16 मौजूद है, सॉरी ऑक्सीजन 16 मौजूद है, लेकिन लेबॉर्ट्री में ऐसा वाटर तैयार किया गया, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की गई जिसमें ऑक्सीजन थी 18 वाली। फिर प्लांट के 2 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप 1 जिसमें पानी ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसमें ऑक्सीजन आइसोटोपिक थी और कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल की गई जिसमें ऑक्सीजन कॉमन थी यानी O16 वाली। फिर जो ग्रुप 2 है उसमें पानी एक ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसमें कॉमन ऑक्सीजन यानी O16 वाली थी और कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल की गई जिसमें आइसोटोपिक थी यानी O18 वाली। 2 ग्रुप बनाए गए। फिर इन दोनों प्लांट के जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो प्लांट्स हैं, जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस के बाद जब इनकी बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज होकर बाहर आई, उस ऑक्सीजन को कलेक्ट किया गया, फिर चेक किया गया। ग्रुप 1 में आइसोटोपिक वाटर था और ग्रुप 2 में आइसोटोपिक कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो जब रिजल्ट देखा गया, इट वाज फाउंड, तो ये पता चला कि वो ग्रुप जो पहले वाला था जिसमें पानी आइसोटोपिक था, ऑक्सीजन उसी ग्रुप में आइसोटोपिक रिलीज हुई। तो इट वाज फाउंड plant of first group produced O18 but plant of second group did not produce O18। तो पहला ग्रुप जिसमें पानी आइसोटोपिक था उसने तो O18 प्रोड्यूस की यानी आइसोटोपिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, लेकिन दूसरे ग्रुप में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोपिक थी उसने कोई भी आइसोटोपिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं की। तो अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और प्लस ऑक्सीजन। ग्रुप 2 में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बोहाइड्रेट, जो वाटर बना उसने इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और जो ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल, यानी जिसमें आइसोटोपिक वाटर है उसमें आइसोटोपिक ऑक्सीजन एलिमिनेट हुई और जिसमें नॉर्मल वाटर है उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन क्या हुई है, एलिमिनेट हुई। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को अजीब लगे,
कि हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ 12 H2O के मालिक्यूल, यहाँ ग्लूकोज बनना चाहिए था, यहाँ ऑक्सीजन। हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई, पूरी इक्वेशन को हमने 6 पे डिवाइड कर रखा है। तो 6 पे डिवाइड करेंगे 1, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2। अब इसका फार्मूला C6H12O6, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये CH2O बन जाएगा। यहाँ 6 मालिक्यूल तो 1 मालिक्यूल बनेगा, यहाँ 6 मालिक्यूल तो 1। तो पूरी इक्वेशन को हमने 6 पे डिवाइड कर रखा है। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। इसी तरह ग्रुप 2 की इक्वेशन को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है। तो वैसे तो डिटेल में हम आमतौर पे ग्लूकोज लिखते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CH2O, तो हमने जस्ट जनरल फार्मूला यहाँ लिखा है। 10, तो रिजल्ट हम क्या निकालते हैं, वाटर इज ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि पानी वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, उसमें वाटर एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो हम किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा हम समरी की बात करें, फोटोसिंथेसिस में 2 चीज़ें इस्तेमाल होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी समरी बयान करूं, जिसको आगे हमने डिटेल से डिस्कस करना है, ये पॉइंट अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर ना भी हो तो खैर है, क्योंकि आगे इसकी पूरी प्रोसेस की डिटेल है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में पानी इस्तेमाल होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट और वाटर इस्तेमाल होते हैं। तो लाइट की मौजूदगी में पानी को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को तो भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, और इस वाटर से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। फिर वो जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है वो NADP में ऐड होते हैं, और हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो NADH उसकी रिडक्शन होती है, वो रिड्यूस हो जाता है और NADH2 बना देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो पानी टूटा है उसमें से जो हाइड्रोजन निकला है वो NADH2 को बनाने के लिए इस्तेमाल। अच्छा, जब ये रिएक्शन टूटता है तो इस रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर ये दोनों चीज़ें NADH2, इसके पास रिड्यूसिंग पावर है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई भी ऐसा जिसके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाफर मिकदार में हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वो क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन और अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन डाइऑक्साइड को देके इससे शुगर बना देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी ऐड हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ, तो इसमें शुगर। और कार्बन डाइऑक्साइड में ATP की एनर्जी इस्तेमाल होती है, यानी NADH2 की रिड्यूसिंग पावर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP की एनर्जी इस्तेमाल करते हुए डार्क रिएक्शन में शुगर का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का निकलना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है और शुगर का बनना डार्क रिएक्शन में होती है। तो ये जस्ट समरी सी है, इसको जहन में रखेंगे, अगर ना भी रखें गुजारा हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिटेल हमने पढ़नी है। लेकिन चूंकि बुक में इसको ब्रीफली सा डिस्क्राइब किया गया था, इस वजह से मैंने एक इक्वेशन की शक्ल में ये लिख दिया ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आमतौर पे पूछे इसी सेंस में जाता है कि वाटर इज द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि जब पानी टूटता है तब ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में रोल नहीं है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, वाटर इज द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसको जस्टिफाई करें, इसको प्रूव करें। तो प्रूव करने के लिए पहले आपने वेन नील का हाइपोथेसिस मेंशन करना है, फिर रूबन एंड कैमिन 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो आइसोटोप इस्तेमाल किए और 2 ग्रुप बनाए, उनके एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रॉपरली वेरीफाई हो गया कि पानी के टूटने से ही ऑक्सीजन निकलती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।